पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन में क्लास नंबर 39 हम लोग करेंगे। क्लास नंबर 39 में मुगल डायनेस्टी पार्ट नंबर 8, यहाँ से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन यूपीपीएससी में आता है। ज्योग्राफी भूगोल सेक्शन में ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसका पार्ट नंबर 2 हम लोग करेंगे, बल्कि 3 ये थर्ड पार्ट होगा। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में इसमें बात करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ राज्यसभा ये रह रहा है टॉपिक, 2-3 बार से इसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और यूट्रोफिकेशन का आखिरी पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुगल शासन प्रशासन के बारे में। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को अगर हम समझें तो शासन व्यवस्था को सबसे पहले समझना पड़ेगा। मुगल की जो शासन व्यवस्था है वो इस समय के जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उसी के ही समतुल्य आप मान सकते हैं, जहाँ पर मिलिट्री स्टेट होता है। मिलिट्री स्टेट का मतलब है कि जिसके पास सैन्य शक्ति होती है वही यहाँ पे शासन करता है। तो मुगलों में क्या चलता था, मोनार्की चलती थी, यानी राजा का पुत्र ही राजा बनता था, और निरंकुश शासन होता था, यानी कि ऑटोक्रेसी होती थी। एक व्यक्ति जो केंद्र बिंदु होता था, मुगल बादशाह, उसी के अराउंड सारा एडमिनिस्ट्रेशन घूमता था। ठीक है, वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था और वो जो कहता था वही होता था। तो मुगल की शासन व्यवस्था में मुगलों में क्या होता था, जो बादशाह है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता था और बादशाह ही सुप्रीम कमांडर भी होता था। तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। द मुगल एम्पायर वॉज ओरिजिनली अ मिलिट्री स्टेट। ये 2021 के पेपर में असर्शन रीजन का सवाल आया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मुगल शासन व्यवस्था बेसिकली जो थी ये एक मिलिट्री स्टेट था, जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, कहने को वहाँ पे बनते हैं हेड, लेकिन मेन हेड कौन होते हैं, मिलिट्री कमांडर होते हैं। मिलिट्री चाहे जिसका भी रूल खत्म कर देती है वहाँ पर प्रधानमंत्री वगैरह का। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, ये सही है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर करती थी, यानी कि द वाइटलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नेंस सिस्टम डिपेंडेड ऑन इट्स मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर जितनी मजबूत होती थी
उतना ही जो है ये संभावना रहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो स्ट्रांग रहेगा। तो मिलिट्री पावर जो है बादशाह के पास होती थी। मिलिट्री पावर हालांकि पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, आपको पता है। इसको डिसेंट्रलाइज किया गया था मिलिट्री पावर को मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके अकबर के समय में। मनसबदारी सिस्टम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझिए कि मुगल साम्राज्य का जो केंद्र बिंदु था वो सैन्य शक्ति थी। थियोक्रेसी आधारित राज्य नहीं था, यानी कि धर्म गुरुओं का शासन यहाँ पे नहीं चलता था। यहाँ पे चलता था जिसके पास सैन्य शक्ति होती थी। मुगल बादशाह के पास सैन्य शक्ति होती थी। मुगल बादशाह जो है सुप्रीम अथॉरिटी और सुप्रीम कमांडर होता था अपनी आर्मी का और अपने स्टेट का। तो मुगल शासक निरंकुश होते थे, ऑटोक्रेटिक रूलर होते थे, और जो है मोनार्की चलती थी, यानी राजा का पुत्र राजा बनता था। तो इसमें अकबर ने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लागू किया था कि एक अथॉरिटी दूसरे अथॉरिटी की पावर्स पर जो है अतिक्रमण नहीं करेगी। लेकिन ये सिस्टम जो है अकबर के समय लागू किया गया था और बहुत शॉर्ट लिव्ड ही रहा था। अकबर ने सेपरेशन ऑफ पावर जरूर लागू किया, लेकिन इनलाइटेंड डेस्पॉट के रूप में रूल किया था। जैसे अकबर ने एक बार मजरनामा जारी किया था, मजरनामा। तो मजरनामा में अकबर ने क्या कहा था कि कोई भी रिलीजियस डिस्प्यूट होता है, इस्लामिक लॉ का इंटरप्रिटेशन जो है वो कोई और व्यक्ति नहीं करेगा, वो अकबर बादशाह करेंगे। फाइनली अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो किसकी मानी जाएगी? मजरनामा के अनुसार अकबर की मानी जाएगी। तो इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर को लागू तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेस्पोटिक रूलर का जो टैग था बादशाह के पास वो मेंटेन रहा था। मनसबदारी सिस्टम जो लागू किया गया था, इससे सैन्य शक्ति को कुछ हद तक डिसेंट्रलाइज किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें भी जो मेन अथॉरिटी है वो सेंटर अपने पास रखता था। मुगल बादशाह ये देखता था कोई भी मनसबदार इतना मजबूत ना हो जाए कि वो विद्रोह करने लग जाए या फिर अपना इंडिपेंडेंट राज्य स्टैब्लिश कर ले, इंश्योर किया गया था। तो कुछ हद तक मुगल सैन्य शक्ति को डिसेंट्रलाइज किया गया था, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इसको देख लेते हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल टर्म्स में अगर हम बांट दें तो अगर ये मुगल एम्पायर है, अलग अलग बादशाह के समय में जो मुगल एम्पायर है, मुगल बादशाह ने क्या किया, कई सारे प्रोविंसेस यानी सूबों में इसको बांट दिया, ठीक है। सूबा के बाद जो होता है सिस्टम वो होता है चाकला का। यानी कि मान लीजिए करीब अगर 15 से 20 सूबे हैं तो चाकला कितने होते थे? चाकला होते थे 3-4, ठीक है। यानी कि 2-3 सूबों को मिला करके एक चाकला बनता था। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, 3-4 सरकारों यानी जिलों को मिला दें तो एक चाकला बनता था। तो चाकला के बारे में 2018 के पीसीएस पेपर में से पूछा था कि चाकला बेसिकली क्या है। तो चाकला एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो परगना और सूबा के बीच में होता था, लेकिन सरकार के समतुल्य नहीं होता था। तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक चाकला में करीब 2-3 जिले आते होंगे या सरकार आते होंगे, इस तरीके से। तो एक चाकला के भीतर 3-4 जिले यानी सरकार आते होंगे। तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य, फिर सूबा, फिर चाकला, फिर जो है सरकार यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर परगना लेवल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको प्रेजेंट डे तहसील लेवल एडमिनिस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ग्राम लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे छोटी यूनिट जो होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ये होती थी ग्राम, गांव, या फिर डीह, या फिर देह भी इसको बोलते थे। इसको देह बोलते थे। ये एक बार अभी पूछा गया था एक पीसीएस के पेपर में। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ये होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, देह या फिर ग्राम, स्मॉलेस्ट यूनिट ये होती थी। तो ये जो है हायरार्की है, इसको ध्यान रखिएगा। और सल्तनत रूलर्स ने जो सिस्टम चलाया था उससे इसको कंपेयर भी करते हुए आपको चलना है। जैसे सल्तनत काल में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें चाकला जैसी कोई यूनिट नहीं होती थी, मुगल काल में ही होती थी। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे जो प्रशासन है उसको। पहले तो केंद्रीय स्तर का प्रशासन है, ठीक है, और फिर जो है सूबा लेवल पर प्रशासन है, फिर जो है सरकार लेवल पर है, फिर परगना लेवल पर है, ठीक है। और परगना लेवल के जो अधिकारी हैं वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे गांव के, हेरिडेटरी लोग, उनके साथ जो है कह सकते हैं सामंजस्य बना करके लोकल लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो इस तरीके से हम देखें तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसमें जो चीफ होता था वो तो बादशाह होता था, सुप्रीम अथॉरिटी बादशाह, और उसको असिस्ट करने वाले कुछ अधिकारी होते थे। उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन किसका कार्य होता है ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय प्रशासन यानी कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे बड़ा लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसका जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो मुगल बादशाह होता था, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी कहते थे वकील को। वकील या फिर वकील मुतलक, ये बादशाह के बाद या सम्राट के बाद प्रशासन के कार्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। जैसे अकबर के समय में वकील बैरम खान थे, तो वकील की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। बादशाह के जस्ट नीचे अगर सबसे बड़ा अधिकारी अगर आप बोलें सेंट्रल लेवल पर कौन होता था? वकील होता था, वकील मुतलक। सेकंड ऑफिसर जो हमने लिखा है दीवाने वजीर लिखा है, लेकिन दीवाने वजीर और वकील कई बार एक ही व्यक्ति होते थे, अलग अलग पद नहीं होते थे, कई बार अलग भी हो सकते थे।
तो वकील और दीवान वजीर एक ही व्यक्ति होता था। राजस्व व वित्तीय विभाग को कंट्रोल करता था। कंट्रोलर ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस इसको बोल सकते हैं। एक्सपेंडिचर इनकम पर पूरा कंट्रोल जो है दीवान वजीर रखता था। तो दीवान वजीर एक अधिकारी हो गया। दूसरा होता है दीवान कुल। दीवान कुल जो है ये दीवान वजीर से छोटा ऑफिसर होता था और इसका मेन काम होता था वित्त मंत्री के जैसा, फाइनेंस मिनिस्टर जैसा, टोटल जो असेसमेंट रेवेन्यू फाइनेंस को देखना इसका काम होता था दीवान कुल का। और ये एक तरीके से देखता था कि किस तरीके से अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ रहेगा स्टेट का, ये ओवरसी करना दीवान कुल का काम होता था। दीवान वजीर और दीवान कुल अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जबकि वकील और दीवान वजीर कई बार एक ही व्यक्ति होते थे। मीर बख्शी की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसके पास दीवान आरिज के सारे अधिकार होते थे। दीवान आरिज हम स्टडी कर चुके हैं सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में। दीवान आरिज होता था हेड ऑफ डिफेंस, यानी कि जो रक्षा मंत्री एक तरीके से कह सकते हैं। जो है मीर बख्शी बिल्कुल दीवान आरिज की तरीके काम करता था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस तरीके से देखना इसका काम होता था कि कैसे कितनी सेना है और सेना के पास कितने हथियार हैं और कितनी सेना मजबूत है और सैनिकों को समय पर वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो टोटल जो मतलब एक तरीके से डिफेंस डिपार्टमेंट का जो हेड का काम होता था ये होता था, मतलब सेंट्रल लेवल पर होता था। बाद में छोटे छोटे अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे परगना लेवल पर, सरकार लेवल पर, उनके बारे में हम भी आगे देखेंगे। तो मीर बख्शी जो बड़े बड़े लेवल के मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स होते थे उनको ओवरसी करता था। मीर सामा के बारे में बात करें तो सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान होता था। तो घरेलू विभागों का मतलब जैसे कोर्ट है, मीर सामा का काम होता था कि कोर्ट में डिसिप्लिन और डिकोरम मेंटेन रहे। कोर्ट चलाना एक तरीके से दरबार चलाना काम होता था मीर सामा का। बयूता ये उपाधि उस मनुष्य को दी जाती थी जिसका कार्य मृत पुरुषों के धन और संपत्ति को संरक्षित रखना, राज्य का हिस्सा उससे काटकर उस संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी को सौंपना, वस्तुओं के दाम निर्धारित करना, शाही कारखानों के लिए माल लाना तथा इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं खर्चे का हिसाब रखना, ये बयूता का काम होता था। तो बयूता का क्या काम होता था? कोई व्यक्ति अगर जैसे मर गया तो उसकी संपत्ति पहले तो जब्त हो जाती थी और उसमें देखा जाता कि वो राज्य का कोई हिस्सा बाकी तो नहीं है। राज्य का हिस्सा काट करके उसके उत्तराधिकारियों को वो संपत्ति जो है पहुंचाने का काम बयूता करता था। प्रधान काजी जिसको चीफ जस्टिस बोलते हैं, ये इसको काजुल कुज्जात भी कहा जाता था। ये प्रांत लेवल पर यानी प्रोविंशियल लेवल पर या सूबा लेवल पर और सरकार लेवल पर और नगरों में काजियों की नियुक्ति करता था। मुतासिब की हम बात करेंगे। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता को दुष्चरित्रता से बचाना, सार्वजनिक सदाचार की देखभाल करना, शराब भांग उपयोग को रोक लगाना, जुए का खेल प्रतिबंधित करना, औरंगजेब के समय मंदिरों को तोड़वाना, ये सब काम महत्वपूर्ण थे मुहतसीब के। तो मुहतसीब जो है ये एक मोरल पुलिसिंग का काम करता था कि लोग शरीयत के हिसाब से अपना जीवन जिए। जो लोग भी शरीयत के प्रतिकूल काम करते थे उनको दंडित करने का भी अधिकार मुहतसीब को होता था। मीर आतिश या दरोगा डाक चौकी बंदूकचियों और शाही तोपखाने का प्रधान होता था, हेड ऑफ आर्टिलरी। दरोगा तोपखाना, दरोगा डाक चौकी ये सूचना गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। राज्य की हर सूचना जो बादशाह तक पहुंचाने का ये काम करता था। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता था सेंट्रल लेवल का। यहाँ पर अमीन के बारे में लिखा है तो अमीन यहाँ पर सेंट्रल लेवल का एम्प्लॉय नहीं होता था, इसको यहाँ से कट कर दे रहे हैं वरना आप हायरार्की बिगाड़ देंगे। मीर तुजुक ये प्रमुख सचिव होता था, धार्मिक अनुष्ठान और राजस्व का काम देखता था मीर तुजुक। लेकिन मीर तुजुक का जो हेड ऑफिसर होता था उसको बोलते थे सदर सुद्दूर। सदर सुद्दूर का काम होता था रिलीजियस एक्टिविटीज को देखना। रिलीजियस एक्टिविटीज में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे रिलीजियस इंडोमेंट यानी कि धार्मिक कार्य के लिए कितनी धनराशि जो है ये बादशाह की तरफ से जाएगी या सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ से कितने मदरसे वगैरह खुलने हैं या फिर कहीं कहीं भी मतलब किसी धर्म गुरु को किसी पैसे की जरूरत है, ये सब काम देखना सदर सुदूर का काम होता था। तो रिलीजियस एक्टिविटीज को देखना सदर सुदूर का काम होता था। उसके अधीन ये कर्मचारी काम करते थे मीर तुजुक वगैरह। मीर तुजुक ये सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे धार्मिक अनुष्ठान वगैरह के मामले में। दीवान आला ये अमीरों के प्रमुख होते थे। अमीर हाजिब ये मुगल काल में मुख्य प्रबंधकृत यानी मैनेजर होते थे अमीर हाजिब। और दीवान कुल ये राजस्व वित्त देखता था, ये हमने आपको बताई दिया। हम प्रांतीय प्रशासन के बारे में बात करें, जैसे सेकंड हमारा जो हायरार्की है जो मुगल एम्पायर सेंट्रल लेवल के बाद हो गया यहाँ पर प्रोविंशियल लेवल पर यानी सूबा। तो सूबा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था इसको हम लोग को देखना है। सूबा एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखें तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड कि किस मुगल सम्राट के समय में कितने प्रोविंसेस यानी कि सूबा हुआ करते थे। तो अकबर के समय में 12 सूबे हुए करते थे, लेकिन अकबर के अंतिम वर्षों में 3 सूबे और जोड़े गए थे। 1605 तक सूबों की संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। तो अकबर के समय कितने सूबा या कितने प्रोविंस? 15। ठीक है। जहांगीर के समय 17 प्रोविंस थे, बंगाल को काट करके ओडिशा बनाया गया था जहांगीर के समय में। फिर जहांगीर के समय सूबों की संख्या 22 हो गई थी।
ठीक है, लेकिन बाद में 2 कम हो गए थे, 19 हो गई थी उसके अंतिम समय में। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 21 थी। 14 सूबे उत्तर भारत में थे, 1 भारत से बाहर काबुल में, 6 दक्षिण भारत में थे। और अकबर के समय में जो दक्षिण के 3 प्रांत थे या 3 सूबे थे, उसकी राजधानी बुरहानपुर थी और एक ही सूबेदार की नियुक्ति तीनों ही दक्षिण के सूबों के लिए अकबर ने की थी। शाहजहां के समय 4 सूबे थे दक्षिण भारत में, खानदेश, बरार और तेलंगाना, उसके बाद अहमदनगर और दौलताबाद, ये 4 सूबे हुआ करते थे शाहजहां के समय में। तो सूबा लेवल पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो होता था सूबेदार, और उसी के समकक्ष दूसरा अधिकारी होता था दीवान। सूबेदार को नाजिम या सिपाही सलार भी बोलते थे। तो सूबेदार और दीवान एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे और दोनों जो है शक्ति का संतुलन स्थापित करते थे। दोनों के कार्य अलग होते थे लेकिन एक दूसरे के साथ मिल करके अपने कार्यों को अंजाम देते थे। सूबेदार का काम होता था टोटल लॉ एंड ऑर्डर और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करना, और जबकि जो दीवान का काम होता था परगना लेवल पर और रेवेन्यू फाइनेंस वगैरह को देखना, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह को देखना, ये सब काम होता था। दीवान सूबेदार के साथ मिलकर के काम करता था। सूबा लेवल पर जो सेना रखी जाती थी उसका देखरेख करता था बख्शी। तो ध्यान रखिएगा, बख्शी ये प्रांतीय स्तर पर और सेंट्रल लेवल पर मीर बख्शी है। तो बख्शी सूबे में सेना की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। वाकया नवीस ये प्रमुख घटनाओं और फरमान को सूचीबद्ध करता था जो सेंट्रल लेवल पर भेजी जाती थी। वाकया नवीस हो गया। कोतवाल ये सूबे का नगर पुलिस अधिकारी होता था। तो एक सूबे में अगर कोई नगर आते हैं तो ये नगर पुलिस प्रशासक होता था कोतवाल। मीर बहर अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर नदी और बंदरगाहों के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालता था मीर बहर। उसके बाद सद्र काजी जो है प्रांतीय स्तर पर विवादों में न्याय करने वाले सद्र काजी की नियुक्ति शाही काजी के अनुरोध पर की जाती थी। तो प्रांतीय स्तर पर जो काजी होते थे उसको सद्र काजी बोलते हैं। सेंट्रल लेवल पर जो काजी होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनको काजुल कुज्जात बोला जाता है, हमने बताया आपको। दीवान तन जागीर और वेतन की देखरेख करना इसका काम होता था। मुस्तरफी ये आय और व्यय का निरीक्षण करता था मुस्तरफी, और मुशरिफ ये कार्यालय को संभालता था। मुशरिफ ये जो है प्रोविंशियल ऑफिसर है। मुस्तरफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था, और दीवान तन ये जागीर व वेतन की देखभाल करता था दीवान तन। हमने प्रोविंशियल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि सरकार लेवल एडमिनिस्ट्रेशन और परगना लेवल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, और गाँवों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभाला जाता था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कैसा होता था, ये हम आपको बताएंगे। हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस से एक सवाल जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले बात की जाएगी सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जिसका सबसे बड़ा योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपैक टू द आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो शॉर्ट वेव होता है उसको ट्रैप नहीं करता है CO2, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ से जाता है बाहर उसको ट्रैप कर लेता है और रिफ्लेक्ट कर देता है वापस अर्थ की तरफ। ठीक है, वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है। स्थलीय विकिरण के एक भाग को अवशोषित करता है और इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर वापस परावर्तित कर देता है, और इसकी सांद्रता पृथ्वी की सतह के करीब अधिक है क्योंकि हवा से ये सघन है। कंसंट्रेशन इज ग्रेटर क्लोज टू द अर्थ सरफेस बिकॉज इट इज डेंसर देन एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन एयर, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ऑप्शन में मतलब ये स्टेटमेंट कोई बना दे, आप ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंसर देन एयर, मतलब हवा से घनी होती है। ओजोन एक और महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका सतह पर अनुपात बहुत कम होता है। इसका अधिकांश भाग समताप मंडल तक सीमित है, जैसे हमने पढ़ा। ज्यादातर कंसंट्रेशन इसका कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में अगर होती है ओजोन तो ये पोल्यूटेंट के रूप में काम करती है, जबकि ट्रोपोस्फेयर में ओजोन क्या करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जो हमारी स्किन वगैरह को डैमेज कर सकता है। जमीनी स्तर पर NO2 जैसे प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करके ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनाते हैं। ग्राउंड लेवल पर जो NO2 जैसे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पॉल्यूटेंट नहीं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट के साथ प्रक्रिया करके ओजोन बना देते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और फोटोकेमिकल स्मॉग वगैरह ये सब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पिछली क्लासेस में। वाटर वेपर के बारे में बात कर ले रहे हैं। वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। तो ये ऑल्टीट्यूड के साथ घटता जाता है वाटर वेपर। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प घटता है। अगर इक्वेटर के पास है तो वाटर वेपर का प्रेजेंस ज्यादा होता है और पोल्स के पास कम होता है। वाटर वेपर का प्रेजेंस जो है ये भी अलग अलग होता है पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में। जैसे ट्रॉपिक्स में और जो ह्यूमिड रीजन्स में ये हवा में 4% तक होता है वाटर वेपर, जबकि पोलर रीजन्स में हवा का 1% से भी कम हो सकता है।
ये भी ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, पहली बार अगर पढ़ेंगे तो आप सोचते हैं ये कैसे ग्रीन हाउस गैस हो सकता है। ये एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस होता है, क्योंकि ये बोथ इनकमिंग यानी कि जो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, और जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर सकता है। आई रिपीट, वाटर वेपर जो है ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करता है और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल पढ़ेंगे तो कौन सी गैस कितनी खतरनाक ग्रीन हाउस गैस हो सकती है, इसके बारे में आपको अंदाजा मिलेगा ही। मीथेन के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस जो है ये मीथेन ही है। मीथेन कैसे कैसे निकलती है हमने आपको चार्ट दिखाया था लास्ट वीडियो में। टर्माइट्री से निकलती है, चावल के खेतों से निकलती है, और जो है एनिमल वेस्ट से भी निकलती है ग्रीन हाउस गैस, और मार्शेस से भी निकलती है। मीथेन को मार्श गैस भी बोला जाता है, मार्श गैस, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। N2O जो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन NO और NO2, ठीक है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन के अन्य ऑक्साइड जो हैं ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं। अगर आपसे पूछें कि क्या नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नहीं। क्या नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है? यस। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह है ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं बल्कि ग्लोबल कूलिंग के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये मीथेन मॉलिक्यूल्स को कम करने का प्रयास करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करने का प्रयास करते हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें, कल कमेंट भी आया था इसमें, हमने शायद इसको ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में रख दिया था। आप बिल्कुल सही है। CO इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि CO इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये सही है। तो CO इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन क्या ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है इनडायरेक्टली? तो यस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सही है। इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये सही है। इट इज एन इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस, ये भी सही हो जाएगा अगर आ गया इस तरीके का स्टेटमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ शॉर्ट लिव्ड इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ये हवा से कम सघन होती है। इट इज इन इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग effect, it has an indirect radiative forcing effect by elevating concentrations of methane and tropospheric ozone through chemical reactions with other atmospheric constituents। तो इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग कैसे कारित करती है ओजोन, ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करती है, अदर जो कंपाउंड्स होते हैं एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ प्रतिक्रिया करके ये ट्रोपोस्फोरिक ओजोन का सृजन कर देती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन का सृजन करती है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। तो इस तरीके से ये अन्य ग्रीन हाउस गैस के सृजन में हेल्प करती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कारित करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस एमिशन या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। और कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रोपोस्फोरिक ओजोन बढ़ सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेचुरल प्रोसेसेस इन द एटमॉस्फेयर इट इज इवेंचुअली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में इवेंचुअली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाती है। ये तो हो गई नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या होती है हमारी पृथ्वी को CFC से, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, हैलोजन वगैरह से। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। फ्लोरिनेटेड गैसों से बहुत समस्या होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना जो है हमारे मतलब कह सकते हैं एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकती हैं, क्योंकि इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है अभी हम देखेंगे। अब पहले फ्लोरिनेटेड गैसों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात होती है CFCs की, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है ये 1970s में रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज होते थे, और इससे पता चला कि बहुत तेजी से हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा सकती हैं। ये बहुत हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत तगड़ा कर देती हैं। अब तो ये रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज की जाती थी, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब से लागू किया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन डिप्लीशन को कह सकते हैं मिटिगेट करने पर केंद्रित है, उसके द्वारा इसको फेज आउट किया जा चुका है। जो पुराने सिस्टम्स या पुराने रेफ्रिजरेशन सिस्टम अभी भी मौजूद हैं इतने सालों बाद भी, उन्हीं में ये है। अब जो भी मतलब कह सकते हैं रेफ्रिजरेंट कंपनीज हैं, AC या कूलर या फिर कुछ भी ऐसे बनाने वाली कंपनीज, वो अब CFCs का यूज़ नहीं करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूरे वर्ल्ड से लगभग फेज आउट हो चुका है। पुराने सिस्टम जो है वहीं पर यूज़ किया जा रहा है इसको। पुराने औद्योगिक एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अभी भी बची हुई हैं, अदरवाइज इनका अब प्रोडक्शन वगैरह या इस्तेमाल नहीं होता है। CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में कई गुना क्षमता इनकी होती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा इनका होता है। अभी देखेंगे पोटेंशियल को। अभी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है इनमें ये किस में यूज़ होते हैं? रेफ्रिजरेंट्स के रूप में, एरोसोल प्रोपेलेंट्स के रूप में, सॉल्वेंट्स के रूप में,
फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह के रूप में, यानी आग बुझाने के यंत्र के रूप में, एरोसोल प्रोपेलेंट्स जो स्प्रे वगैरह होते हैं जिसमें प्रेशर की ज़रूरत होती है, रेफ्रिजरेंट जो हमारे एसी में और डीप फ्रीजर में यूज़ होती हैं, तो उसमें अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यानी सीएफसीज को किसने रिप्लेस किया है? एचएफसीज ने। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हम लोग इस समय यूज़ कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी कोई बहुत दूध की धुली नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम इनकी होती है, मतलब काफ़ी लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में मौजूद रह सकती हैं, तो इस वजह से ये भी एक तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट कारित कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब सीएफसी से हमने रिप्लेस कर दिया तो बिल्कुल ही यूज़फुल है, इनको आप दबा के यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इनको भी लिमिटेड टाइम पीरियड में यूज़ किया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं लिमिटेड जो है कह सकते हैं क्वांटिटीज़ में यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट तो कारित करेंगे ही। भले ही सीएफसीज जितना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी हार्मफुल तो है ही। परफ्लोरोकार्बन्स कंपाउंड्स जो है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं एल्युमिनियम प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स में। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो उपोत्पाद जो उत्पन्न होता है वो होता है परफ्लोरोकार्बन्स। एचएफसीज की तरह परफ्लोरोकार्बन्स आमतौर पर लंबे वायुमंडलीय जीवन काल और उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं, तो इनका भी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर हेक्साक्लोराइड इज यूज्ड इन मैग्नीशियम प्रोसेसिंग। मैग्नीशियम की प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और ट्रेसर गैस के रूप में भी सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल होता है लीक डिटेक्शन के लिए। सल्फर हेक्साक्लोराइड इज आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट सच एज सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर में भी सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, जिसके बारे में इतनी देर से बात हो रही है, इसको समझ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक कह सकते हैं पैमाना है कि कितनी हीट जो है एब्जॉर्ब की जा सकती है ग्रीन हाउस गैस के द्वारा एटमॉस्फेयर में, और उसको इस टर्म्स में मेंशन किया जाता है कि इक्विवेलेंट CO2 की तुलना में कितने गुना ये जो है हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। यानी कि अगर CO2 एक क्वांटिटी में है तो उतनी ही क्वांटिटी में वो ग्रीन हाउस गैस कितना जो है पोल्यूशन मतलब कह सकते हैं पोल्यूशन नहीं, कितना जो है हीट एब्जॉर्ब करेगी। इसको ऐसे समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक क्वांटिटी में है, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक है तो 100 साल में ग्लोबल मतलब मीथेन जो है कितने गुना हीट एब्जॉर्ब करेगी? 27 गुना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना नंबर ज़्यादा है। अगर एक यूनिट हीट ऑब्जर्व करेगी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 100 सालों में, तो मीथेन कितने गुना करेगी? 27 गुना। नाइट्रस ऑक्साइड कितने गुना करेगी? 273 गुना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कितने गुना करेंगे? 1530 से करीब 14,600 गुना। और परफ्लोरोकार्बन कितना करेंगे? 7380 गुना। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड कितना करेगी? ये करीब 25,200 गुना करेगी। तो इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मापा जाता है कि अगर हम एक यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड ले लें और 100 साल का समय ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना हीट प्रोड्यूस करेगी ये कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस के रूप में, तो उतने से कितने गुना यानी कितने टाइम्स जो है दूसरी ग्रीन हाउस गैस CO2 की तुलना में ये हीट एब्जॉर्ब करेगी। तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसी से हमको पता चलता है कि किसका कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को ऐसे लगाने को आ सकता है क्रम से, तो इसको घटते से बढ़ते की तरफ से लगाने को आ सकता है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। अगर हम जो है इस क्रम में लगाएं कि किसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, घटते टर्म्स में तो सबसे ज़्यादा होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, फिर होता है परफ्लोरोकार्बन्स का, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का, फिर मीथेन का, और फिर CO2 का सबसे कम। ये होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये याद रखना है आपको। राज्यसभा की जो पोजीशन है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इस पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको 2 पार्ट में लगभग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। राज्यसभा की पोजीशन को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। लोकसभा कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले ले, ऐसी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। जैसे बिल है, जैसे ऑर्डिनरी बिल है, वो पहले लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा से पारित होगा। ठीक है, 3 रीडिंग लोकसभा में होती है, तो 3 रीडिंग राज्यसभा में भी होती है। मनी बिल के टर्म्स में ज़्यादा कोई पावर्स नहीं दी गई राज्यसभा को, भले ही, लेकिन 14 दिन बिल डिले तो हो सकता है। तो मतलब त्वरित कार्यवाही लोकसभा नहीं कर सकती है, या फिर लोकसभा में जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं वो मनमाना निर्णय नहीं ले सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि दूसरा चैम्बर भी बना हुआ है राज्यसभा के नाम से। ठीक, दूसरा ये है कि राज्यों को प्रतिनिधित्व देता ही एक फेडरल चैम्बर के रूप में काम करता है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? कुछ मेंबर्स जो है स्टेट से आते हैं। ठीक है, तो राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है। कई सारे राज्य के ऐसे विधायक वगैरह हैं जिन्हें लगता है कि वो कभी भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन राज्यसभा एक तरीके से उन्हें एक बैकडोर देता है कि वह भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कह सकते हैं कंस्टिट्यूंसी वगैरह को, या फिर वहाँ अपने राज्य स्पेसिफिक बातें रख सकते हैं, अपनी ग्रीवेंसेस रख सकते हैं। ठीक है, फेडरल चैम्बर का ये फायदा होता है।
राज्यसभा एक छोटा चैम्बर होता है, सदस्य संख्या के मामले में छोटा होता है। आपने देखा ही कितनी स्ट्रेंथ होती है, 250 होती है। लोकसभा में ज़्यादा होती है, मतलब दोगुने से ज़्यादा लोकसभा में होती है, लेकिन ये कम स्ट्रेंथ वाला चैम्बर होता है। राज्य अपनी व्यथा रख सकते हैं। मान लीजिए राज्यसभा किसी पार्टी ने किसी अपने मेंबर को, जिसके पास अच्छी खासी सीट है किसी स्टेट में, वो अपने मेंबर्स को राज्यसभा भेज सकती है पार्टी। तो पार्टी के लोग जो हैं, जिन्हें उम्मीद नहीं है अभी लोकसभा चुनाव जीत करके अपने को रिप्रेजेंट करने में पार्लियामेंट में, वो राज्यसभा में जो डिबेट्स होती हैं उसके माध्यम से अपने राज्य की जो ग्रीवेंसेस हैं वो रख सकते हैं कि राज्य में क्या नई सरकार ध्यान दे रही है। मान लीजिए ऐसा देखा गया है पास्ट में, अगर हम देखें कि केंद्र सरकार के पास अगर सत्ता होती है और राज्यों में कई बार जगह सत्ता नहीं होती है, तो उनकी उपेक्षा की जाती है। मतलब अपनी पार्टी की सरकार अगर राज्यों में नहीं है तो वो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वहां पर नहीं पहुंचने देते हैं। तो राज्य के जो लोग हैं वो राज्यसभा में चुन करके जा करके अपनी ग्रीवेंसेस रख सकते हैं। राज्यसभा एक सोर्स के रूप में काम करता है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने का एक मेथड, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। सरकार बनाने में राज्यसभा की कोई ऐसी भूमिका नहीं होती है कि कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाएगा राज्यसभा के अगेंस्ट, या फिर राज्यसभा के सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इस भार से मुक्त होते हैं, तो एक तरीके से अच्छा खासा डिबेट कर सकते हैं राज्यसभा के मेंबर्स, क्योंकि उनका कार्यकाल फिक्स होता है, फिक्स टेन्योर में उनको रिटायर हो जाना है। राज्यसभा अपनी जगह पर बनी रहेगी। लोकसभा के तरीके हर 5 साल में विघटित नहीं होती है, जबकि लोकसभा के ऊपर तो कभी भी विघटन का खतरा मंडरा रहा होता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा में तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है सारे के सारे मिनिस्टर्स को, लेकिन ऐसा राज्यसभा में नहीं होता है। तो राज्यसभा के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, अपनी बात खुल करके कह सकते हैं बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स में पड़े हुए। फिर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिक्स सदन होता है, इसके सदस्य रिटायर होते जाते हैं, नए सदस्य आते जाते हैं, लेकिन राज्यसभा अपनी जगह पर बनी रहती है। राज्यसभा लोकसभा की जो तुलना होती है उसके संबंध में कई बार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, बड़े और छोटे सभी एग्जाम्स में। तो अनइक्वल स्टेटस जो लोकसभा की तुलना में राज्यसभा का है उसको पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर इक्वल स्टेटस और स्पेशल पावर्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अनइक्वल स्टेटस कैसे है, जैसे हम बात कर चुके हैं जब हमने धन विधेयक पढ़ा था, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा द्वारा संशोधन या अस्वीकृति नहीं की जा सकती है, केवल सिफारिश की जा सकती है। और लोकसभा के ऊपर बाध्यता नहीं है कि राज्यसभा की सिफारिशों को लागू करे या फिर ना करे, बिना उनकी किसी भी सिफारिश को लागू करे ही लोकसभा बिल को आगे बढ़ा सकती है। तो इसमें धन विधेयक के मामले में सारी पावर्स लगभग जो है लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का समय होता है विधेयक वापस करने का। अगर 14 दिन में राज्यसभा विधेयक पारित नहीं करती है तो उसको पारित मान लिया जाता है। विधेयक को धन विधेयक माना जाए या फिर नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। तो इसमें भी एक तरीके से लोकसभा की ही मेजोरिटी, क्योंकि वहीं के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार होता है आर्टिकल 1110 के अंतर्गत, मतलब आर्टिकल 110 के अंतर्गत, कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं, इस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा अध्यक्ष के। कोई ऐसा वित्त विधेयक जिसमें केवल अनुच्छेद 110 संबंधी मामले शामिल ना हो, उसमें भी केवल लोकसभा उसको भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे हमने फाइनेंस बिल टाइप 1 टाइप 2 बताया था आपको, तो फाइनेंस बिल टाइप 1 अगर है जिसमें कुछ प्रोविजंस जो है अनुच्छेद 110 यानी मनी बिल वाले हैं, कुछ प्रोविजंस जो है फाइनेंस बिल वाले हैं, वो भी केवल लोकसभा में ही, मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और जो संयुक्त बैठक है ये खाना पूर्ति मात्र बन जाती है, क्योंकि लोकसभा की मेजोरिटी होती है। लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब वोट पड़ेगा तो कौन जीतेगा? उसमें लोकसभा ही जीतती है। और लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता मतलब ये कह सकते हैं जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसमें भी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। आपसे अगर हम एक सवाल पूछें कि ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंतर्गत होनी है, लेकिन स्पीकर जो है वो एब्सेंस है, लोकसभा के स्पीकर इस समय मौजूद नहीं है, तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? उसको प्रिसाइड कौन करेंगे? तो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा या फिर हमारे जो कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट जी वो करेंगे। डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा ये करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कर सकते हैं, फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर लोकसभा के स्पीकर एब्सेंट हैं और ज्वाइंट सिटिंग की प्रिसाइडिंग होनी है, तो इसको 2 लोग ही कर सकते हैं केवल। एक तो डिप्टी स्पीकर कर सकते हैं और दूसरे कर सकते हैं डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। जैसे मान लीजिए डिप्टी स्पीकर नहीं है और स्पीकर भी नहीं है, तो कौन करेंगे? तो करेंगे डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा या फिर वाइस प्रेसिडेंट कभी भी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं। रिपीट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, ये कभी भी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो इसमें भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राज्यसभा की ज्यादा भूमिका ज्वाइंट सिटिंग में भी नहीं होती है। यूट्रोफिकेशन के सोर्सेज के बारे में अब देख लेते हैं हम लोग। यूट्रोफिकेशन के कुछ पॉइंट सोर्सेज होते हैं, यानी कि एकदम जो पास में होते हैं, और कुछ नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं जो दूर से आते हैं और यूट्रोफिकेशन का कारण बनते हैं। पॉइंट सोर्सेस हैं वेस्ट वाटर एफ्लुएंट, यानी कि जो गंदा जल छोड़ दिया जाता है वाटर बॉडी में, वो
अनट्रीटेड सीवेज, बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज वाटर छोड़ दिया जाता है और खासकर ये शहरों के किनारे काफ़ी होता है। रन ऑफ यानी कि जो पानी बहता हुआ चला जाता है, स्टॉर्म और सीवर ओवरफ्लो, एनिमल फीड लॉट, जानवरों को खाने का जो अपशिष्ट होता है वो छोड़ दिया जाता है पानी में। वेस्ट डिस्पोजल, डायरेक्टली जो कचरा डाला जाता है। नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? एग्रीकल्चरल रन ऑफ यानी कि खेत में पानी भरा हुआ है और फ्लड के कारण से वो बह करके चला गया, नॉन पॉइंट सोर्स। अर्बन रन ऑफ यानी जो शहर हैं वहाँ से अगर कोई वेस्ट वाटर है या फिर वहाँ से चीज़ें ला करके किसी वाटर बॉडी में डाली गई। सेप्टिक टैंक लीकेज, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, मान लीजिए कूड़ा उड़ करके आ रहा है और जो है वहाँ पे गिर रहा है वाटर बॉडी में। पैस्चर एंड रेंज रन ऑफ, अबंडेंट माइन रन ऑफ, मान लीजिए कोई माइन अबंडेंट है, वहाँ से पानी गिरते हुए वहाँ का जो अपशिष्ट है या फिर जो मिनरल रिसोर्स है वो आकर के नदी में गिर रहा है, तो वो भी यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकता है। यूट्रोफिकेशन के कारण हाइपॉक्सिक जोन क्रिएट होते हैं। हाइपॉक्सिक जोन जो हमने बताया कि जब एल्गल ब्लूम हो जाता है और कई सारे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं तो वो हाइपॉक्सिक जोन हो जाता है। वहाँ पर फिश रिप्रोडक्शन काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा। मछलियाँ जो है बच्चे पैदा करना बंद कर देंगी, मतलब कुल मिलाकर उनकी पॉपुलेशन में कमी आएगी। जितने भी बॉटम डवेलर्स हैं यानी कि पानी की सतह में रहते हैं, पानी के ऊपर नहीं, पानी की सतह के नीचे रहते हैं, वो मर जाएंगे, उनको ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा नहीं। कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म या डाई आउट, जो पानी में शरण लेकर के रहते हैं या पानी के आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, तो इस तरीके से यूट्रोफिकेशन डैमेज करता है। यूट्रोफिकेशन के इफेक्ट क्या क्या है? मान लीजिए ये आ जाए डिटेल्ड क्वेश्चन, तो ताज़े पानी की झीलों को नुकसान होता है। लॉस ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स खत्म होती जाती हैं। यूट्रोफिकेशन कारण झीलों में अंततः अपशिष्ट की परत बन जाती है, डेट्रिटस की जो परत बन जाती है, तो जल की गहराई लगातार कम होती जाती है। मतलब गाद ज़्यादा जमती जाती है तो फ्रेश वाटर लेक एक तरीके से कम गहरी होती जाती है। इवेंचुअली वो फ्रेश वाटर लेक ना रह करके क्या एक मार्शी लैंड बन जाती है जहाँ से मीथेन वगैरह का सर्जन होने लगता है। ठीक है, रिड्यूस टू अ मार्श हुज प्लांट कम्युनिटी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन एक्वाटिक इन्वायरमेंट टू अ रिकॉग्नाइजेबल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। धीरे धीरे वो कीचड़ वाली भूमि और धीरे धीरे पूरा मैदान ही बन जाती है और जल पूरा सूख जाता है, तो वो एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बन जाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम की जगह। शैवाल प्रस्फुटन, सूर्य के प्रकाश के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है। एल्गल ब्लूम से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती वाटर में, जिससे जो मतलब जो जलीय पौधे होते हैं जो जल के नीचे उगते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, मतलब सनलाइट की आपूर्ति नहीं हो पाती है और वो उग नहीं पाते हैं, तो वाटर में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो अन्य ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। कई बार न्यू स्पीशीज इन्वेशन होता है यूट्रोफिकेशन कारण इकोसिस्टम कॉम्पिटिटिव हो जाता है, यानी कि जिसके पास ज़्यादा अच्छा सिस्टम होता है ऑर्गेनिज्म के अपने भीतर ज़्यादा ऑक्सीजन सोखने का, वो जीवित रह जाता है, बाकी लोग मर जाते हैं। शिफ्टिंग इन स्पीशी कंपोजिशन ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो स्पीशी कंपोजिशन है वो बदल जाता है। अगर मान लीजिए बड़े वाटर बॉडी में जहाँ पर कोरल वगैरह भी उगते थे वहाँ पर अगर यूट्रोफिकेशन होता है तो कोरल रीफ्स की हानि होती है बहुत तगड़े लेवल पर, क्योंकि वाटर टर्बिडिटी बढ़ती जाती है। अफेक्ट्स नेविगेशन ड्यू टू इंक्रीज टर्बिडिटी, नेविगेशन वगैरह नहीं हो पाता है बड़े बड़े लेक्स में अल्गल ब्लूम के कारण, क्योंकि येलो ग्रीन और रेड पूरी चादर बन जाती है तो नेविगेशन प्रॉब्लम आती है। स्मेल आने लगती है वाटर से, वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, बायोमास इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इनएडिबल टॉक्सिक प्लैंक्टन्स के कारण, जिससे बेंथिक और एपीफाइटिक एल्गी जो है और जू प्लैंक्टन्स की पूरी परत बन जाती है, तो वो पानी ना पीने योग्य रहता है, ठीक है, और ना किसी अन्य काम में आता है। हम लोग कैसे यूट्रोफिकेशन को होने से रोक सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डोमेस्टिक सीवेज टू रिमूव न्यूट्रिएंट रिच स्लज थ्रू वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग। अगर मान लीजिए वाटर बॉडी में पानी जा भी रहा है तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि उसमें जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकाल लिए जाएं पहले ही। राइपेरियन बफर बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं जिससे पानी बह करके या फिर गंदा पानी बह करके जो रुकी हुई वाटर बॉडीज हैं उसमें ना समा जाए। वाटरवेज पर फार्म रोड्स पर इस तरीके के लगाए जाते हैं पोल्यूशन को फिल्टर करने वाले स्ट्रक्चर्स, जिसको राइपेरियन बफर बोलते हैं। अगर हमको कुछ सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो है एक्सेसिव वाले ये फेंकना ही है कहीं, तो बफर जोन में हम लोग फेंक सकते हैं, जैसे वेटलैंड्स हैं, जैसे एस्चुरीज हैं, जो नेचुरल राइपेरियन बफर्स के रूप में काम करती है, वहाँ पर हम इसको फेंक सकते हैं। डायरेक्टली वाटर बॉडी में ना फेंके तो अच्छा रहेगा। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स एंड यूजिंग देम इन इनएडिक्वेट लेवल्स। हम लोग इतना ज़्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं कि वो एक्सेसिव होता है और पानी के साथ बह करके चला जाता है। क्यों ना हम ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करें जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, यानी कि पर ग्राम उनमें एफिशिएंसी ज़्यादा हो पर किलोग्राम। मान लीजिए जहाँ पर खेत में 20 किलो हम लोग डालते हैं वहाँ पर 5 किलो से ही काम बन जाए और 5 किलो पूरा पूरा सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाए
और पौधों की न्यूट्रिशन की पूर्ति भी करे और इतना ज़्यादा ना हो कि बह करके बारिश के पानी से किसी वाटर बॉडी में जाए। और वही नाइट्रोजन टेस्टिंग और मॉडलिंग लिखी हुई है कि हम लोग ऐसा अमाउंट यूज़ करें फर्टिलाइजर्स का जो पौधों को भी जो है पूरी न्यूट्रिशन दे सके और इतना ज़्यादा ना हो कि सराउंडिंग वाटर बॉडी में बह करके चला जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमको इनकरेज करना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या होगा कि फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ ही नहीं करेंगे, और अगर मान लीजिए कुछ चीज़ बह कर भी गई तो इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेवल नहीं बढ़ाएगी वाटर बॉडी का कि यूट्रोफिकेशन हो सके। और रिडक्शन इन नाइट्रोजन एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर प्लांट से नाइट्रोजन वाले इमिशन हमको रोकने पड़ेंगे। तो डे नंबर 39 में पहुंच चुके हैं और आपके मोस्ट अवेटेड सेक्शन साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका रहती है। जो भी माइक्रोब हैं ह्यूमन वेलफेयर में किस तरीके से हमारा ये कल्याण कर रहे होते हैं, कैसे हमारे लिए वो यूज़फुल हैं, सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो एज़ ऑलवेज वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा, जाहिर सी बात है। तो यार तुम्हारी बॉडी में कौन बैठा है इस समय? माइक्रोब। तुम्हारे आजू बाजू क्या है? माइक्रोब। तुम कोई भी खाना खाओ उसमें हमेशा क्या मिक्स होता है? माइक्रोब। माइक्रोब माइक्रोब माइक्रोब। अबे लेकिन ये माइक्रोब आखिर है क्या? तो सुनो फिर ध्यान से। माइक्रोब का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव, वैसे ये तो ट्रांसलेशन हो गया, ऐसे छोटे छोटे जीव जो कि आपको इन बड़ी बड़ी आंखों से नहीं दिखने वाले। इसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप के यंत्र की ज़रूरत पड़ती है जिसे कि माइक्रोस्कोप कहा जाता है, जो कि आपको आसानी के साथ जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में मिल जाता है। अरे मेरा मतलब है बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में, कहीं भी जाओ तुरंत दिख जाएगा। वैसे यार एक बात तो है, हिंदी मेरी काफ़ी ज़बरदस्त होती जा रही है। चलो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और उसके बाद आगे देखना चालू करो। तो यार वैसे तो माइक्रोब 3 टाइप के होते हैं, ये बैक्टीरिया, ये वायरस और ये फंजाई। सभी के सभी हमारे माइक्रोब में ही आते हैं, सूक्ष्म जीव। इनमें से कुछ हमारे सबसे बढ़िया दोस्त होते हैं जो कि हमारे जीवन में काम आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शैतान बच्चे भी होते हैं जो कि हमारे लिए जानी दुश्मन साबित होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस। आपको इसके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसने कितनी बड़ी हमसे दुश्मनी की थी सबने आंखों से देखा है। तो इन शैतान बच्चों या फिर दुश्मनों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि वीडियो का टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ पे ये हमारे काम कैसे आते हैं सिर्फ इसी पे चर्चा की जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमारे दुश्मन कैसे काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अभी से इसको छोड़ के जा सकते हो। वैसे सोचने का विषय ये भी है कि डे वाइज सीरीज़ का 39वां वीडियो ये है। इससे पहले 38 आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग पूछते हैं कि ये वीडियो अपने को क्यों देखना चाहिए। क्योंकि यार फिजिक्स से लेकर बायोलॉजी तक, बायोलॉजी आप कह सकते हो, या फिर हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी तक, इन सभी सब्जेक्ट का रिवीजन आपको इसी सीरीज़ में देखने को मिल सकता है। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड आप एक बार पूरा बेसिक कवर करके आए हो। हालांकि जो लोग नए भी हैं वो भी इस लायक तो बन ही जाएंगे कि प्री में अच्छा खासा स्कोर कर ले जाएं। तो जो पुराने हो वो 5 सेकंड और झेल लो, और जो नए हो तुरंत वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना तुरंत। तो चलो भाई साहब शुरू करते हैं खाने पीने की वस्तुओं से। आप जो भी दही खाते हो, चाहे नमस्ते इंडिया का हो या फिर लोकल दुकान का, इसे भी इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन योगर्ट, और हिंदी में स्पष्ट बोले तो दही। इसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कैसे? जब आप दूध से दही जमा रहे होते हो तो जो दूध में मौजूद लैक्टोज है, जिसकी वजह से दूध मीठा प्रतीत होता है बगैर चीनी डाले, ये मिल्क शुगर कहते हैं इसे, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस बैक्टीरिया की वजह से? तो लैक्टोबैक्सिलस बुल्गेरिकस, और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकस थर्मोफिलस। स्ट्रेप्टोकस थर्मोफिलस, वैसे ज़्यादा करके ये लैक्टोबैक्सिलस ही पाया जाता है। तो जो ये लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदल गया फर्मेंटेशन के थ्रू, उसी को दही जमाने का प्रोसेस कहते हैं। देखिए होता ये है कि जब आप गर्म दूध में बाहर से थोड़ा सा दही लाते हो तो उस दही में आपके सर के बाल से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से? तो लैक्टोबैक्सिलस।
और दूध में मौजूद जो प्रोटीन होता है कैसीन, इसका कोगुलेशन होने लगता है। क्योंकि अगर दूध में दही नहीं था तो जितने भी इस कैसीन के मॉलिक्यूल थे, प्रोटीन मॉलिक्यूल, वो दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया आ गए तो वो एक जगह पे इकट्ठा होना चालू हो गए, और इसी वजह से जब भी मॉलिक्यूल पास आते हैं तो चीज़ सॉलिड मानी जाती है, और जैसे ही दही जमता है वो हल्का सा आपको सॉलिड नज़र आता है। यही कारण है, क्योंकि कैसीन का कोगुलेशन हो चुका होता है। इतना ही नहीं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर माइक्रोब कह लो, इडली से लेके डोसा तक और चीज़ से लेके पनीर तक, हर एक चीज़ में ये हमारे काम आते हैं। बिना इनके ये चीज़ें बन ही नहीं पाएंगी। और इन चीज़ों को बनाने के लिए जो माइक्रोब काम करते हैं उसे कहा जाता है फर्मेंटेशन, और जिस कंटेनर में ये फर्मेंटेशन हो रहा होता है उसे कहते हैं फर्मेंटर। तो जब ये बैक्टीरिया इतने काम के होते हैं, बैक्टीरिया का मतलब माइक्रोब आप समझ लो, तो जाहिर है कि इंडस्ट्री में इसका कुछ ना कुछ यूज़ होता ही होगा। तो चलिए उन यूज़र्स के बारे में बात करते हैं। तो यार नशेड़ियों, चलो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे काम की बात आने वाली है। अब जैसा कि हमने बोला कि जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें माइक्रोब काम आते हैं, तो अगर मैंने पीने की बात की तो जाहिर सी बात है मैं कोई फ्रूट जूस बनाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे तो फर्मेंटेशन हो ही नहीं रहा होता है। सीधे से मशीन से आप उस फल का जूस निकाल लेते हो, बात ख़त्म। इसलिए जितनी भी दारू और बियर होती है उसमें फर्मेंटेशन ज़रूर से किया जाता है, और वहाँ पे बिना माइक्रोब के ये हो ही नहीं पाएगा। तो जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक होती हैं, वाइन, विस्की, बियर, उसमें फर्मेंटेशन में जो माइक्रोब यूज़ होता है उसे कहते हैं सैक्रोमाइस सर्वाइसिस। ये प्लूरल फॉर्म है, इसे AE करके लिख देते हैं सिंगल के लिए। और ये आपको मिलेगा कहाँ? ईस्ट में मिलेगा, खमीर में। इस ईस्ट को ब्रेवर्स ईस्ट भी कहते हैं, और ये सेम चीज़ ब्रेड बनाने में भी यूज़ होती है। अब अगर दारू की बात हमने कर ही ली है तो लगे हाथ दवा की भी बात कर लेते हैं। तो यार कुछ माइक्रोब ऐसे भी होते हैं जिनमें से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं जिसकी वजह से दूसरे माइक्रोब को मारा जा सकता है। तो ये जो केमिकल रिलीज़ हुए इसे एंटीबायोटिक कहा जाता है, और ये बड़े काम की चीज़ साबित हुई है, क्योंकि हमने जैसे कि वीडियो का टॉपिक रखा है ह्यूमन वेलफेयर में इनका योगदान। तो जब तक किसी का इलाज ना करो तो ह्यूमन वेलफेयर तो अधूरा है ना। तो देखिए हुआ क्या था कि एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो स्ट्रेप्टाइलोकोकी नाम के बैक्टीरिया को एक प्लेट में इकट्ठा करके उनको माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, और कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि वहाँ पे साफ़ सफाई या फिर स्टेराइल कंडीशन ना होने की वजह से आसपास फफूंदी लग गई, मतलब एक फंगस जम गया जिसका कि नाम था पेनिसिलियम नोनाटम। और इसमें भी जैसे ही ये उगा, जो भी बैक्टीरिया थे वो मल्टीप्लाई होना ही बंद हो गए, और जो पहले बन चुके थे वो मारे भी जाने लगे। तो इससे ये बात साफ हो गई कि इसमें से कुछ ना कुछ तो ऐसा रिलीज़ हो रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया नए वाले तो बन नहीं रहे, साथ में पुराने वाले मारे भी जा रहे हैं। तो इससे दिमाग में एक आइडिया हिट हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे तो है ही हैं जो कि हमारे जानी दुश्मन होते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं और हमारी मौत होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया अगर शरीर से मार दिए जाएं तो इंसान की जान बच सकती है। बस ये था बेसिक आइडिया। और जिसकी वजह से ये केमिकल रिलीज हो रहा था वो एक फंगस था जिसका कि नाम अभी हम ले चुके हैं, नोनाटम करके। और जो केमिकल उससे रिलीज हो रहा था उसका नाम रखा गया पेनिसिलिन, और ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक थी जो कि खोजी गई थी। बाद में इसको कैप्सूल का जो शेप है वो दिया था दो अलग अलग साइंटिस्ट ने, फ्लोरे और चेन नाम के साइंटिस्टों ने। और इन तीनों को, फ्लेमिंग को और इन दोनों को मिला के साल 1945 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इनकी बनाई हुई जो ये दवाई थी, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जो भी घायल सैनिक होते थे उनके इलाज के लिए इसको यूज़ किया जाता था, और वो अमेरिकी सैनिक थे, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद तो जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में क्रांति आ गई, एक के बाद एक अलग अलग एंटीबायोटिक बनने लगी जो कि अलग अलग बीमारियों के लिए यूज़ भी होने लगी। कौन कौन से वो एंटीबायोटिक हैं इस वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लेना। इसमें से जो ज़रूरी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
दारू बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज़ होता है? सर्विसे, सैक्रोमाइस सर्विसे। उसके बाद एस्परजिलस से प्रोड्यूस होता है एसिटिक एसिड। एसिटोबैक्टर से भी एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड और एसिटोबैक्टर से एसिटिक एसिड। मक्खन में जो एसिड प्रोड्यूस होता है ब्यूट्रिक, वो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटीसिलियम की वजह से होता है। बाकी के देखना है वीडियो को पॉज करो और देखो आराम से। तो खाने पीने की बात तो हो गई, अब चलो साफ़ सफाई की बात करते हैं। ये माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में भी काम आ सकते हैं। अब जिन लोग को नहीं मालूम कि सीवेज क्या होता है, तो बोले तो गटर का पानी। अब गटर के पानी को नदी या नाले में या फिर अरब सागर में तो बहाने जाओगे नहीं, उसके लिए ज़रूरी होगा कि जितने भी कीटाणु हैं वो ख़त्म किए जाएं उसमें से। और जहाँ पे ऐसा होता है उस जगह को कहा जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बोले तो STP। उसमें स्टेप 1 में सबसे पहले तो छनाई होती है, फिल्ट्रेशन। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मतलब सॉलिड कूड़ा कचड़ा उसमें से अलग किया जाता है, बोले तो सेडिमेंटेशन। अब स्टेप नंबर 2 में इसी माइक्रोब का रोल सामने आ जाता है। सबसे पहले जानबूझ के हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब को पाला जाता है, उनका मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बने, और इसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई उनको दी जाती है। इसके बाद जो भी छना हुआ और सॉलिड वेस्ट अलग किया हुआ पानी है उसमें इनको छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो अपना केमिकल रिलीज़ करके हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं। और इस दौरान एक गैस भी रिलीज़ होती है जो कि आगे एनर्जी प्रोडक्शन में काम आ सकती है। कौन सी गैस वो होती है, क्या आप लोग बता सकते हो? अब ये कैसे पता चलता है कि जो भी हमने बैक्टीरिया छोड़े उसकी वजह से पानी कितना साफ़ हुआ? तो एक चीज़ होती है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जितनी कम होगी उतना ही पानी ज़्यादा साफ माना जाएगा। अब STP की अपार सफलता के बाद सरकार भी इस चीज़ के लिए सीरियस हो गई है और कई सारे STP जगह जगह पे बनाए जाने लगे हैं और इसके लिए अलग अलग स्कीम भी चलाई गई हैं। फॉर एग्जांपल गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये दोनों मिलके इस पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। बोले तो STP लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, क्योंकि जब गंदी संदी चीज़ें पानी में से हट जाएंगी तो वो पोल्यूटेड रह ही नहीं जाएगा काफ़ी हद तक। इसके अलावा वो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर भी यूज़ हो सकते हैं, मतलब कि जो भी हमारी फसल है या पौधा है उस पे जो कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं उनको सीधे सीधे मारने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। अब इनके एग्जाम्पल आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आसानी से। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ें फिर। तो अभी अभी हमने देखा कि पेड़ पौधे के ऊपर जो कीड़े मकोड़े बैठे हैं उनको मारना है, लेकिन अगर पेड़ पौधे उगाने में मदद करने की बात आए तो क्या ये भी हमारे काम आ सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। चाहे फसल उगाने की बात हो या पेड़ पौधे उगाने की, इनकी सहायता से ऐसा किया जा सकता है। बोले तो खाद बना के, खाद में इनको मिला दो, इसके बाद ये हेल्प करने लग जाएंगे और इस टाइप के खाद को बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो कौन कौन से माइक्रोब इसमें काम आते हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले माइकोरिजिया, ये फंजाई है जो इसमें काम आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया जो कि एक बैक्टीरिया है वो इसमें काम आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है आप लोग बताइए, जो लोग रेगुलर हो समझ गए होंगे। इसके बाद है एजेटोबैक्टर एस्परजिलम राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि इतनी बकैती हम लाते कहाँ से हैं। तो जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि हम स्टेट PCS का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न एनालाइज करते हैं, इसके बाद ही ये डिसाइड होता है कि किस किस पे टॉपिक पे हमें बात करनी है और उसके बाद MCQ के माध्यम से इसको प्रूव भी करते हैं। तो चलिए अब वो वक्त आ चुका है। चलो भाई, 522 अल्फ्रेड नोबेल को काहे के लिए मिला था? बम बनाने के लिए। बोले तो डायनामाइट, तो ए का होगा 2, बस यही है, टिक करो और आगे बढ़ो। एग्ज़ाम में ऐसे ही किया जाता है। बाकी देख लो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो पेनिसिलिन, 2 के बाद 3, डार्विन तो डेवलपमेंट, हालांकि इस पे हमने कोई बात की नहीं है अभी तक। इसके बाद मैडम क्यूरी, रेडिएशन के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। 521 देख लो, सेम उसी टाइप का है, पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो बी का होगा 1,
इधर इधर तो नहीं है। उसके बाद एक्सरे, तो बच्चे जब एक्सरे कराने जाते हैं तो क्या करते हैं, रोते हैं, तो सी का होगा 4, तो सी का 4 इधर नहीं है, इधर है। बाकी आप मिला लो, वैसे जो भी दिया हुआ है सबके बारे में वीडियो बन चुकी है। इसके बाद 855 कि जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो भी हमारे पास कूड़ा कचरा है, वो यूज़फुल सब्सटेंस में बदल सकता है। किसकी वजह से, तो बैक्टीरिया की वजह से। वायरस तो जानी दुश्मन होता है, इसके बारे में वैसे भी हमने इस वीडियो में कुछ बताया नहीं है। वैसे एक चीज़ आपको बता दें कि पेनिसिलिन जो कि एक फंगस है, उसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक मिला सबसे पहले, लेकिन केवल फंगस की वजह से वो बने ये ज़रूरी नहीं है, बैक्टीरिया की वजह से भी बन सकता है। एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस, जिसे स्ट्रेप्टोमाइसिन भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक इन्हीं की वजह से बनता है। इसके मायने क्या हुए कि जो भी बैक्टीरिया है सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक मिलेगा वहीं से, जीवाणुओं से। 799 कौन से ऐसे माइक्रोब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं, जो कि बायो फर्टिलाइज़र में यूज़ होते हैं। अभी अभी बताया ना, साइनोबैक्टीरिया। फिर इसके बाद अगला देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब दारू बनाना है, जिसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो ईस्ट यूज़ करोगे। और सेम चीज़ आप ब्रेड बनाने के लिए भी यूज़ करते हो। इसके बाद मैच दी फॉलोइंग, लैक्टोबैक्सिलस काहे के लिए यूज़ होता है, दही बनाने के लिए। 1 का 3 सिर्फ यहीं पे सी में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, 3 के बाद 4। ईस्ट दारू बनाने के लिए या ब्रेड बनाने के लिए, सी का 1। एस्परजिलस साइट्रिक एसिड बनाने के लिए, और एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड बनाने के लिए। फिर देखो 1079 आखिरी क्वेश्चन है, कॉमर्शियल लेवल पे दारू बनाने के लिए कौन सा ईस्ट यूज़ करते हो आखिर, तो सैक्रोमाइस सर्विसे। इस बारे में हम बता चुके हैं। फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही बकैती भरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और जो भी पूछा है उसका जवाब दीजिए।